हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हम आज ये काफ़ी कंप्रिहेंसिव तरीके से एक डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जो हमारा आईआर जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 2 जो कि मेंस का और जीएस पेपर 1 जो कि प्रीलिम्स का हमारा कवर करेगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत डायनामिक है, और अगर हम इसको आसान भाषा में डायग्राम बना करके डिस्कस करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो आर्टिकल लिखा गया है इंडियन एक्सप्रेस में, एक हमारे फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने लिखा। इन्होंने आईआर पे बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं और लिखते भी हैं। आज जो आर्टिकल आया हुआ है इसी को लेकर के आया है कॉन्टेक्स्ट में कि क्या ब्रिक्स में इंडिया एक आइसोलेटेड या फिर इसका एक निग्लेक्टेड प्लेयर के रूप में साबित होगा। बात समझिए, ब्रिक्स के ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ब्रिक्स में जब अभी 15 मीटिंग हुई है ब्रिक्स की साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में, तो ऐसा कुछ देखने को रियलाइज या फिर इंडिया का कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोरल डाउन देखने को मिला कि बिना इंडिया को चाहते हुए भी ब्रिक्स का जो है कि एक्सपेंशन हुआ, और इंडिया ने इस बात को चाहे अनचाहे में भी सहमति दे दी कि नहीं, ब्रिक्स का जो कि एक्सपेंशन होना चाहिए। फिर उसी के जवाब में जब G20 की मीटिंग होती है तो इंडिया जो है कि यूनियन अफ्रीकन यूनियन जो 55 कंट्री का जो मेंबर्स एक ग्रुप है, उसमें इंडिया ने जो है कि साउथ अफ्रीका जो अफ्रीका यूनियन था इसको जो कि G20 में एज ए परमानेंट मेंबर के रूप में प्रपोज किया। सभी कंट्री इसका समर्थन भी किए। यहाँ पे देखिए दो पोलार जो कि डिवाइड हो रहे हैं, पूरा विश्व दो भागों में डिवाइड होने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया जैसे अपने आप को एक तरह से बोल सकते हो कि किस तरफ जाएं, ये इंडिया के लिए बहुत ही असमंजस का बात हो गया अकॉर्डिंग टू मी। आर्टिकल में क्या कह रहे हैं ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मेरा बहुत पहले से ही मानना था कि ऐसा कहीं तो नहीं है कि इंडिया अपने आप को आइसोलेटेड पाया जाएगा। जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया एक बराबर की हिस्सेदारी करता था, ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एक अलग थलग पाएगा। लेकिन जो इस आर्टिकल में बोला जा रहा है, जो ऑफिसर हैं ये एक्स फॉर्मर फॉरेन ऑफिसर्स हैं, इनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मित्रों कि रियल में है क्या इशू। अब देखिए ये इशू क्या है, मैं सीधे जो कि इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट से इसको ले रहा हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक सेकेंड, यहाँ पे श्याम शरण सर हैं, ये देखिए बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। इनका जो है कि 3-4 ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके ये बोला जा रहा है कि इनका स्टेटमेंट देखिए। श्याम शरण राइट, ब्रिक्स इज अ ग्रोविंग करेक्ट दैट डजंट हर्ट इंडियाज इंटरेस्ट। ब्रिक्स जो कि ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, और इसका यह मतलब नहीं है दैट डजंट हर्ट इंडिया इंटरेस्ट, भारत की जो कि हित को यह हर्ट करेगा। ये प्रूफ कैसे करने की कोशिश करेंगे, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ये 3-4 और ऑर्गेनाइजेशन ला करके करना चाहते हैं। सबसे पहले आप देखें ब्रिक्स, ब्रिक्स में तो मेंबर है ही एससीओ, संघाई कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है, कोऑपरेशन। तो इसमें क्या इंडिया भी मेंबर है, ब्रिक्स में भी है और एससीओ में भी है। क्वाड एंड G7, क्वाड का भी ये मेंबर है और G7 की हालांकि ये मेंबर नहीं है, बट G7 की जो कंट्री है इंडिया के शुभ चिंतक है। हाँ समझिए क्या है, शुभ चिंतक। हो सकता है कि मैं पूरी तरह से सही नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि शुभ चिंतक नहीं, वो अपने कंट्री का इंटरेस्ट देखना चाहते हैं। अगर एशिया में चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया से बड़ा कोई प्लेयर नहीं हो सकता कि जिसके कंधे पे बंदूक रख के वेस्टर्न कंट्री चाइना को काउंटर करे। बात समझ रहे हो आप। यहां पे मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जब तक ब्रिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ब्रिक्स को समझने के लिए हमें ब्रिक्स के पहले का इतिहास जानना पड़ेगा। मैं बैकग्राउंड लेता हूं मित्रों, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, इन सारे चीजों को मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने वाला। सबसे पहले यहां पे देखेंगे आप, क्या मैं कर रहा हूं, ब्रिक्स, ब्रिक्स अब इसका क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है। 6 लोग और इंक्लूड हो गए 2023 में। कहां पे, जोहान
हांसबर्ग, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ये 15th मीटिंग थी ब्रिक्स की। अब इसमें इंडिया भी मेंबर है ब्रिक्स में, और इंडिया जब ब्रिक्स ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। कब? 2010 से पहले जो ये ब्रिक्स है, ये क्या था? ब्रिक था। मतलब 4 केवल मेंबर थे। अब प्रेजेंट टाइम में जो ब्रिक्स बोला जा रहा है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, जो ये ब्रिक्स बना 2010 में, साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया, और 2023 में फिर ब्रिक्स को एक्सपेंड किया गया। तो मतलब क्या है, जब से इस्टेब्लिश हुआ है ब्रिक्स, तब से 2 बार इसकी नंबर्स ऑफ द मेंबर बढ़े हैं। इनकी बार 2010 में एक बढ़ा साउथ अफ्रीका, और फिर 2023 में 6 कंट्री बढ़े, और वो 3 कॉन्टिनेंट से आए। एक खुद अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, दूसरा एशिया कॉन्टिनेंट से, तीसरा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से निकले, वेनेजुएला। अब कैसे इसको समझे, कैसे इसको समझ सकते हैं? इंपॉर्टेंस तो इंडिया का इसी में समझ में आ जाता है कि ये फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर है जब 2000 में इस्टेब्लिश किया गया। जब ये इस्टेब्लिश किया गया, तो जो ब्रिक का या ब्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट लाए थे, उनके दिमाग में ये चल रहा था, ये एक इमर्जिंग कंट्री है। बात समझ रहे? इमर्जिंग कंट्री किस कॉन्टेक्स्ट में? इकोनॉमिक के कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा पॉपुलेशन, क्योंकि जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, इसमें एक मार्केट देखने को मिलता है। तो जहां पे डिमांड, जब मार्केट है, मार्केट का मतलब जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो, और वो जो पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन हो, तो उनके अंदर एक डिमांड की क्षमता होती है। वो नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए बड़े ही उत्सुक होते हैं, और नई चीजों को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं करते हैं। इसमें जब ब्रिक था, तो चाइना प्लस इंडिया, आप बोल सकते हो वर्ल्ड की कम से कम, मुझे लगता है 30%, 30% नहीं, ये कम से कम मुझे लगता है 40% पॉपुलेशन हैंडल करते हैं। 18% तो इंडिया करता है, और 20-22 जो कि ये करता है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 40%, देख सकते हो लगभग 50% इसी से आती है। दूसरी चीज निकल करके यहां पे ये आई ब्रिक्स के, कि चाइना और इंडिया एक यंग पॉपुलेशन के रूप में थे। यंग पॉपुलेशन डिमांड थी। एक कॉन्सेप्ट लाया गया जब 2010 में ब्रिक्स को लाया गया, और 2023 में एक्सपेंड करके और 6 कंट्री को इंक्लूड किया गया। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि जो ब्रिक्स में एक्सपेंशन हुआ, हालांकि हमारा भी थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस था, और इतने दिनों का, तो मुझे भी कहीं ना कहीं खटक रही थी इस बात को लेके। ठीक है, कि कहीं ना ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ना चाह रहा हो, और उसके बावजूद भी इसने मेंबर को शामिल किया जा रहा हो। और इस चीज को प्रूफ तब कर दिया गया जब ब्रिक्स में सब पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना के हेड वहां पे गए। बट G20 की जब मीटिंग हुई, तो इसमें न रसिया के आए हेड ऑफ द स्टेट, और ना ही जो कि चाइना के आए। तो इससे एक चीज और निकल करके आ जाती यहीं से, कि नहीं, ब्रिक्स को बेस बना करके चाइना और रसिया एक अलग वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। बात समझ रहे हो? क्या बोलते हैं, ब्रिक्स को +6 को एक बेस बना करके चाइना एंड रसिया एक अलग तरीके का इस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड करना चाहते हैं। दूसरी तरफ G20 में जो G7 है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक जो अभी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, क्या, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया।
इसको सपोर्ट करने के लिए G7 का मेंबर स्पेशली इटली और यूएसए बड़े पुरजोर से इंडिया का समर्थन किए। और इसमें और एक जो है कि बोल सकते हो जो कि पिन करने वाली बात आ गई कि जब ये बोल दिया गया जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर ये चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करेगा। तो ये तो भैया और हो गया ना कि चाइना को उकसाने वाली बात कि सभी लोग मिल करके हमें जो कि पीछे धकेलना चाहते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब हम भी रसिया और ब्रिक्स को बेस बना करके एक वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करेंगे। तो भाई चाइना की भी गलती नहीं है। चाइना रसिया ने थोड़ा सा शुरू किया, आप लोग आकर के G20 में उतना किया, यहाँ तक कि रसिया ये कह दिया कि G20 एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन रहने दीजिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मत बनाइए, ठीक है। और ये भी कहा कि G20 को कुछ कंट्री हाईजैक करना चाहते हैं। बस समझे, इशारा किसकी तरफ था? वेस्टर्न कंट्री, स्पेशली अमेरिका पे। मतलब बात विवाद वो अलग है। अब जो इस आर्टिकल में श्याम शरण सर प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं एससीओ क्वाड और G7 को लेके, एससीओ क्वाड G7 को लेकर के हम अब इसको कैसे देखेंगे? एक सेकेंड, ठीक है। एससीओ क्वाड को हम कैसे देखेंगे? एससीओ क्वाड और G7। एससीओ क्या है? ये सेंट्रल एशिया सेंट्रिक पॉलिटिकल एंड जियोपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल एशिया को जो कि कंसंट्रेट करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी है जो इंडिया का सबसे कट्टर है। हम पाकिस्तान से पहले इंडिया को लिखेंगे, ये 2017 में जो कि मेंबर बने। फिर चाइना भी है इसमें मेंबर, रसिया भी है, और जो सेंट्रल एशिया के 5 कंट्री हैं ये भी जो कि इसका मेंबर है। बात समझ गए? अब आते हैं क्वाड। क्वाड में देखिए 4 मेंबर हैं। 4 मेंबर में सबसे पहले देखिए यूएसए है, दूसरा इंडिया भी है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है और चौथा जापान है। और क्वाड को चाइना ब्लेम ये करता है कि ये कहीं ना कहीं एक मिलिट्री ग्रुप है और चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करना चाहता है। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ये तो बात हो गई। अब आते हैं G7 को लेकर के। G7 2014 तक क्या था? G8 था, बट रसिया को यूक्रेन, क्रीमिया लिख लिए, क्रीमिया यूक्रेन का एक पेनिनसुला रीजन है। क्रीमिया के इशू पे रसिया को निकाल दिया गया, तब से ये जो कि G8 जो कि G7 बन कर गया रह गया। इसमें यूएसए, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और जो है कि आपका जापान, ये लोग मेंबर हैं इसके। अब ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो कि चाइना और रसिया को ये लगता है जो G7 है, G7 जो कि G20 के मेंबर हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, हमें काउंटर बैलेंस करना चाहते हैं इन सब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं डरने वाली बात है? मैं इस चीज को प्रूफ कर रहा हूँ अब आप लोगों के साथ। मैं इस चीज को इसलिए प्रूफ करना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे भी इंडिया मेंबर है, ठीक है, यहाँ पे भी मेंबर है, और इसके बाद G7 में नहीं है, बट G7 के मेंबर के साथ इंडिया का जो रिलेशन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और G7 एक आपका बोल सकते हो कि ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और G20 क्वाड को ले लेंगे तो ये जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ऑर्गेनाइजेशन है। किस रीजन में? इंडो पैसिफिक रीजन में। दैट्स वाई इंडिया एक बैलेंस स्टैब्लिश करके चल रहा है कि एससीओ में भी लेके चल रहा है। तो भैया आप एक किस आधार पे ये कह सकते हैं कि नहीं इंडिया जो है कि कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेटेड पा रहा है? दूसरी तरफ ये भी बात है कि इंडिया का वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट एशिया
एशिया में, मिडल ईस्ट एरिया में इंडिया का भी काफी अच्छा पकड़ है, गल्फ कंट्री के साथ भी, और उसके बाद जो कि अदर जो कंट्री हैं वेस्ट एशिया के उनके साथ। कैसे, अगर मैं बात करूं आप लोगों के से, जो अब्राहम एकॉर्ड है वहां पे भी जो कि इंडिया अच्छा भूमिका निभाया है। अब्राहम एकॉर्ड जो कि इजराइल प्लस गल्फ कंट्री के साथ एक जो कि रिलेशन पीसफुल बनाने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि गल्फ कंट्री इजराइल से इसलिए नाराज हैं कि पैलेस्टाइनियन इशू को लेकर के शिया सुन्नी मुस्लिम, ठीक है, इशू को लेकर के नाराज होते हैं गल्फ कंट्री की। जो इजराइल पैलेस्टाइन में मुस्लिमों के साथ कर रहा है वो गलत कर रहा है, सही नहीं कर रहा है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सहयोग से अब्राहम एकॉर्ड 2020 में स्टैब्लिश किया गया। उसका एक अच्छा आउटकम आया कि उस रीजन में पीस स्टैब्लिश और कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। फिर अब्राहम एकॉर्ड के इतर एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो एक और मतलब इस तरह का इस्टेब्लिशमेंट है जो इंडिया के लिए बेनिफिट करता है। क्या है वो, ये बता देता हूं। I2U2 मैं यहां पे बता रहा हूं आपको। I2, एक सेकेंड, यहां पे मैं इरेज करके फिर से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। I2U2, I2 का मतलब क्या है, इजराइल है और इंडिया है, ठीक है। और U2 का मतलब क्या है, UAE है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, USA है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात समझिए। तो इस वजह से इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। तो इंडिया को इस तरह से मत करिए कि आइसोलेट होगा। इंडिया अपने आप में एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है वर्ल्ड स्तर पे। क्यों, इंडिया की इकोनॉमिक सबसे फास्टेस्ट ग्रो हुई है, इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है डिमांड की, तो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि इंडिया नाराज हो। इनफैक्ट चाइना भी नहीं चाहेगा कि डायरेक्ट इंडिया से कोई टक्कर ले। हालांकि इस समय इशू चल रहा है कनाडा को लेकर के, वो अलग चीज है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि क्या श्याम शरण सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वन बाय वन हम करेंगे। देखिए, कह रहे हैं कि रिसेंटली जो ब्रिक्स की समिट हुई है जोहान्सबर्ग में, ये विटनेस था डबलिंग द इट्स ओरिजिनल मेंबर, द 5 मेंबर इमर्जिंग इकोनॉमी, जो कि डबल कर दी गई। कैसे, इसमें 6 कंट्री को और स्टैब्लिश किया गया। ये जो ग्रुपिंग है स्टैब्लिश 2009 में प्रॉपर तरीके से किया गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट 2000 में ही जो कि वो दिया गया था। लेकिन 2009 से लेकर के अब तक कंटिन्यू जो कि ब्रिक्स की समिट होती चली आ रही है। और जब दूसरी मीटिंग हुई 2010 में, तो उसमें जो कि साउथ अफ्रीका को जो कि इंक्लूड किया गया। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, जो ब्रिक्स थे, रसिया और इंडिया चाइना जो ब्रिक्स थे, और इसके बाद साउथ अफ्रीका को जो कि 2010 में इंक्लूड किया गया। सपोर्टेड इनिशिएटिव चाइना ने लिया, सपोर्ट किया रसिया ने, और 6 न्यू मेंबर अब जो अभी इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, इनिशिएटिव चाइना और सपोर्ट रसिया ने किया, उनका नाम देख लिए। अर्जेंटीना है, फिर इसके बाद आप देख सकते हो इजिप्ट है। अर्जेंटीना आपका जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। दूसरे इजिप्ट को देखें, इजिप्ट एक ऐसा लोकेशन है, आप बता सकते हैं एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट दोनों में पड़ता है। इजिप्ट का जो सनाइन पेनिनसुला है, ये जो है कि आपका एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, और बाकी पार्ट जो नाइल रिवर है, नील रिवर हिंदी में शायद बोलते हैं, ये जो कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ता है। इथोपिया की बात कर लेते हैं, इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट पड़ता है, ये चीज हमें पता नहीं। ईरान की बात करते हैं, ईरान का इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन है, क्योंकि चाबहार पोर्ट जो है इंडिया डेवलप कर रहा है। ये आपका गल्फ कंट्री के, पर्सियन गल्फ के पास में आता है, अरब सी से भी लगता है, इंडिया का अच्छा रिलेशन है। सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात UAE, ये भी जो कि इसका पार्ट है, गल्फ कंट्री से निकलते हैं, ये जो कि इसके मेंबर बन गए। have been induced several other developing countries that reportedly convey, अदर भी डेवलपिंग कंट्री जो कि इसमें अप्लाई किए थे मित्रों, बट दुर्भाग्य से या फिर बोल सकते सौभाग्य से 6 ही लोग जो कि इसके मेंबर बन पाए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देयर सेवरल कंट्री, द ब्राजील वाज नॉट एंथुसियास्टिक अबाउट द एक्सपेंशन, इधर वुड बी वांट द ब्रिक्स बिकम द ब्लेंडेड एंटी बेशनलिज्म प्लेटफॉर्म। एक बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स ऐसा चाहता है कि नहीं हम एक एंटी वेस्टर्न कंट्री बने, बात समझिए, ऐसा नहीं चाहता। और दूसरी चीज है कि इनिशिएटिव लिया गया, चाइना के द्वारा सपोर्ट किया गया, रसिया के द्वारा कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन किया जाए। तो ऐसा ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं चाइना और रसिया के दिमाग में ये चल रहा है कि हम
उन कंट्री पे जो है कि अपना इन्फ्लुएंस, अपना रिलेशन बढ़िया बनाए। जो कंट्री इमर्जिंग है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स सफिशियंट है। अगर देखा जाए सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान ऑयल के अच्छे खासे रिसोर्स हैं। अर्जेंटीना, फिर जो है कि अगर आप इजिप्ट का एरिया देखें, इथोपिया का भी देखें, तो ये नेचुरल रिसोर्स के लिए काफ़ी फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाई हैव सो मेनी कंट्री ऑफ द ग्लोबल साउथ और सो मच अनयूजुअल इंटरेस्ट इन ब्रिक्स। अब ये बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों है कि जो साउथ, ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ का मतलब है कि जो अंडर डेवलप्ड है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्री है। ठीक है, हमने भी कभी बार डिस्कस किया है ग्लोबल साउथ क्या होता है। तो इस चीज को लेके क्यों कह रहे हैं, आंसर पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि जो ग्लोबल साउथ है ब्रिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है। कैसे द आंसर ली and their desire to have the increasing uncertainty word in the shifting political security equation। ये कहना है ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, वो अपने सिक्योरिटी को देख करके ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल सिनेरियो क्या चेंज हो रहा है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाइना हो सकता है आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को जो कि ओवरटेक कर लेगा इकोनॉमिक कैपेसिटी के थ्रू भी। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि चाइना और अमेरिका के जो कि टोटल इकोनॉमिक वैल्यू में देखा जाए जमीन आसमान का फर्क है। बट चाइना विश्व की दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था है और अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिला, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में चाइना की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी हमने पहले देखा था। इस सब कॉन्टेक्स्ट में ये आप कह सकते हैं जो ग्लोबल साउथ है अपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी को देख रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज से ये लोग डरते भी हैं। डरते इसलिए जो चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये एक तरह की डेट ट्रैप पॉलिसी का एक फार्मूला है। डेट ट्रैप पॉलिसी मींस दैट कि चाइना लोगों को लोन देता है और लोन बाद में ना चुका पाने वाली कंडीशन में कंट्री को कुछ चाइना के अकॉर्डिंग जो कि अपना अग्रीमेंट करना पड़ता है। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि देयर आर वाइड स्प्रेड एनेक्सेस द वल्नरेबिलिटी इन द यूएस सैंक्शन। क्योंकि कोई भी बात होती है, छोटी हो या बड़ी हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तुरंत सैंक्शन लगा देता है। इराक पे भी लगाया था, रसिया पे भी लगाया है। मतलब एक कुल मिला के ये है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपनी नेशनल इंटरेस्ट पॉलिसी को ज्यादा तवज्जो देता है, किसी और कंट्री के बारे में ये नहीं सोचता है। इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट और हो जाती है कि भाई नहीं, जो कमजोर कंट्री हैं ये सोचते हैं कि भैया हमें जो कि मल्टीपल ऑप्शन मिलना चाहिए। चाइना के साथ करते हैं तो हमें चाहे जो भी कुछ हो सैंक्शन नहीं लगेगा, और अमेरिका जो कि बात बात पे सैंक्शन लगा देता है। ईरान पे जब लगाया तो ईरान अब देख सकते हो ब्रिक्स का मेंबर बन गया, ये चीज है। फिर उसके बाद ग्लोबल सैनिटरी करेंसी, फिर उसके बाद अल्टरनेटिव ग्लोबल करेंसी के बारे में जो चाइना को लिया जा रहा है। फिर उसके बाद लोकल ट्रेड की बात करें, ब्रिक्स एक की अचीवमेंट हैज बीन इस्टेब्लिश, और ब्रिक्स ने एक और भी अचीवमेंट किया है कि इसने एक बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, ठीक है, एनडीबी का इस्टेब्लिशमेंट किया है। ये क्या करती है, ब्रिक्स मेंबर को जो कि लोन करेंसी प्रोवाइड करवाती है और एक करेंसी रिजर्व अपने पास रखती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं उनको जो कि फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है या फिर अंडर डेवलप कंट्री है, जब मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक के पास अगर पैसे उसे के लिए अगर बात कुछ करते हैं तो उस पर वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो ये क्या करते हैं कि वहां से इनसे बार्गेनिंग करते हैं कि भैया आप जो कि अपने देश में इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी लाइए, तब हम आपको इतना लोन सैंक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए, हालांकि इंडिया भी इस चीज से ट्रबल किया है। जब हम LPG लाए थे, वो लोग अपने मन मुताबिक इंडिया के साथ जो है कि इकोनॉमिक ओपन करवाए। हालांकि इंडिया का बेनिफिट तो हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, फायदा ज्यादा हुआ। लेकिन जब इस तरह की बार्गेनिंग की जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फिर किसी कंट्री के थ्रू, कि कंट्री इन्फ्लुएंस करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो हर कंट्री डरी होती है और अपने लिए एक अलग से विकल्प खोजने की कोशिश करते हैं। तो यही कहीं ना कहीं इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर ग्लोबल साउथ की जो कंट्री हैं, ये चाहती हैं कि नहीं, हम फला ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने और वहां से हमें फाइनेंशियली जो कि हेल्प मिलेगा, बजाय कि हम
उन ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहें जहाँ पे वेस्टर्न कंट्री का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन सत्य ये भी है कि क्या आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि चाइना और कुछ जो बड़ी कंट्री हैं उनका इन सब ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा इम्पेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट इन ब्रिक्स में आल्सो रिफ्लेक्ट ग्रोइंग द फ्रस्ट्रेशन एमंग द डेवलपिंग कंट्री दैट देयर इंटरेस्ट एस्पिरेशन कंटिन्यू टू बी इग्नोर्ड बाय डेवलप्ड कंट्री। ये भी है कि इसलिए भी बनना चाहते हैं लोग ब्रिक्स का मेंबर क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री हैं डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट को हमेशा इग्नोर करते आए हैं। ठीक है, वो ये नहीं चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री भी आगे आए और विश्व की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पार्टिसिपेट करे। स्पेशली अगर मैं बात करूं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का, चाइना इंडिया का विरोध करता है लेकिन अमेरिका जो है कि कुछ और कंट्री का विरोध करता है इस चीज को लेकर के। फिर इसके बाद जैसे जो कि मान लीजिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक डोमेन है G7 का। मैंने वही कहा ना, G7 का मतलब आप समझ लीजिए वेस्टर्न कंट्री एडवांस डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं। इसके बाद अगर कहें रोल ऑफ द ब्रिक्स विल एक्सपेंड, जो रोल है ब्रिक्स का ये जो कि अब एक्सपेंड होगा, बढ़ जाएगा दायरा। कहाँ कहाँ? इकोनॉमिक में, टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर कंटिन्यू इंक्रीज अ नैरो गैप बिटवीन G7 एडवांस कंट्री। इसके बाद ये भी देख सकते हो आप कि जो चाइना और इंडिया है, इंडिया ने अपना जो है कि जो सक्सेसफुल चंद्रयान मिशन जो कि लॉन्च किया, ये एक ब्रिक्स कंट्री के ग्रुप का एक मिसाल कायम हुआ कि नहीं ब्रिक्स जो कंट्री हैं एक पावरफुल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंडेड मेंबर द विल द मार्क जी ब्रिक्स एनर्जी सुपर पावर, जो कंट्री को इंक्लूड किया गया है G7 क्या बोलते हैं ब्रिक्स में, ये एनर्जी रिच है, मतलब इनके पास नेचुरल रिसोर्स सफिशिएंट है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, जैसे मान लीजिए कि आप अगर करते हैं तो जो मेच्योर है, तो आप जैसे मान लीजिए कि जो अरब कंट्री है, ईरान है, रसिया डोमेन द ग्लोबल एनर्जी मार्केट में जो कि ये अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। अनलाइक G7 से अलग ब्रिक कंट्री है ब्रॉड आइडियोलॉजिकल अफिनिटी एंड कोहेरेंस। जो G7 है काफी जो कि आइडियोलॉजिकली काफी नैरो है, लेकिन जब ब्रिक्स की बात करते हैं तो ये आइडियोलॉजिकली काफी एक्सपेंड है। जैसे इंडिया का ले लीजिए, इंडिया का एक अलग आइडियोलॉजी है, रसिया का एक अलग आइडियोलॉजी है, चाइना का अलग आइडियोलॉजी है, गल्फ कंट्री जो हैं इन जो मेंबर बनी है सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, ये इनका एक अलग आइडियोलॉजी है, बट उसके बावजूद भी ये एक प्लेटफॉर्म पे आकर के काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। फिर इसके बाद अगर हम बात दें अप्रीहेंशन ऑफ द वेस्ट दैट द ब्रिक्स डिटरमाइन द अंडर इंटरनेशनल ऑर्डर सेट अप बाय द वेस्ट। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो ट्रेड ऑर्डर वेस्टर्न कंट्री जो कि विश्व व्यापार को इस्टेब्लिश किए गए हैं वेस्टर्न कंट्री के थ्रू, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्रिक्स है ये इसको डाइवर्ट कर दे और G7 या वेस्टर्न कंट्री या एडवांस डेवलप्ड कंट्री एक अलग तरीके से हों। लेकिन एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी डेवलप्ड कंट्री या जो G7 की मेंबर है बहुत ही एडवांस पावरफुल हैं। इस चीज को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, वो अलग बात है कि आप क्या करते हैं। इसके बाद कहते हैं फॉर इंडिया पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग द मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प एड्रेस नो नाउ मल्टीपल फैक्टरी इंटरेस्ट। जो इंडिया का है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा, इससे इंडिया का ब्रॉडर थिंकिंग एक्सप्रेस करता है और इंडिया को मल्टीपल चॉइस और ऑप्शंस मिलेगा। जैसे ये वेस्टर्न कंट्री के साथ भी काम कर रहा है और जो कि ग्लोबल साउथ के साथ भी काम कर रहा है, और जो ग्लोबल साउथ और डेवलपिंग कंट्री के बीच में रसिया, जैसे रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके साथ भी काम कर रहा है मिलकर के। जैसे क्वाड का मेंबर है इंडिया, उसमें क्वाड का मेंबर जो इंडिया है एक 4 में से, तो जो जापान और अमेरिका है ये भी जो है कि G7 के मेंबर हैं, तो इसमें भी इंडिया का काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन। दूसरी तरफ ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स में चाइना भी है, रसिया भी है, इंडिया भी है। तीसरी तरफ जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ का हमेशा से रिप्रेजेंटेशन करते आया हुआ है इंडिया, तो इस वजह से ग्लोबल साउथ में भी इंडिया अच्छा अपना इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा था आज का डिस्कशन। इसके साथ ही साथ हम जो आगे डिस्कस करेंगे ऐसे ही जो ऑर्गेनाइजेशन आएंगे उनको लेके जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे
क्वाड में, एससीओ में, आसियान इंडिया, फिर ईस्ट एशिया, जो भी कंट्री है उनमें जो कि इंडिया भरपूर अपना पार्टिसिपेशन, अपना पोटेंशियल यूज कर रहा। तो ये हमारा था आज का एक जो कि बिग न्यूज में। और श्याम शरण सर का बहुत अच्छा आर्टिकल आता है, डायनामिक आता है, ये बताएं किस आधार पे इंडिया अपने आप को जो कि आइसोलेटेड नहीं पाएगा, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने से इंडिया को किस तरह से फायदा होगा, और किस तरह से ब्रिक्स में जो कि एक्सपेंशन होने की वजह से इंडिया जो कि आइसोलेट नहीं होगा। राइट, सो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।